हेलो एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सीज एंड डिसएस नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। इंटरनेट पर आपको हजारों सीज एंड डिसएस नोटिस के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ नेम चेंज करके किसी को नोटिस भेज देना इनफ है? बिल्कुल नहीं। एक पुअरली ड्राफ्टेड लीगल नोटिस ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, बल्कि फ्यूचर लिटिगेशन में भी आपकी लीगल पोजीशन को वीकन कर सकता है। कई बार इसी नोटिस को बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी रेफर किया जा सकता है। इसलिए ड्राफ्टिंग में लिखा गया हर फैक्ट, हर एलिगेशन और हर लीगल असर्शन केयरफुली वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो आज समझते हैं कि एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड सीज एंड डिसएस नोटिस में जनरली कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति गुप्ता, जहां हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। नंबर 1, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज। सबसे पहले नोटिस में सेंडर और रेसिपिएंट की करेक्ट लीगल आइडेंटिटी मेंशन होनी चाहिए। अगर सेंडर कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है, तो उसकी लीगल आइडेंटिटी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह रेसिपिएंट की भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। गलत पार्टी को नोटिस भेजना या लीगल एंटिटी की इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन देना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सेकेंड, कंप्लीट फैक्चुअल बैकग्राउंड। उसके बाद नोटिस में फैक्चुअल बैकग्राउंड एक्सप्लेन किए जाना चाहिए। राइट्स कब एक्वायर हुए, ब्रांड या वर्क कब से यूज हो रहा है, एलिजिड इन्फ्रिंजमेंट कब नोटिस में आया और किस कॉन्डक्ट की वजह से इन्फ्रिंजमेंट का एलिगेशंस रेज किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस एजम्पशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। थर्ड, क्लियरली आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नोटिस में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शन की क्लेम की जा रही है। अगर ट्रेडमार्क डिस्प्यूट है तो रेलेवेंट ट्रेडमार्क डिटेल्स मेंशन की जा सकती हैं। अगर कॉपीराइट मैटर है तो एलिजिड प्रोटेक्टेड वर्क आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर डिजाइन डिस्प्यूट है तो कंसर्न डिजाइन राइट्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। रेसिपिएंट को एग्जैक्टली समझ आना चाहिए कि डिस्प्यूट किस राइट से रिलेटेड है। फोर्थ, एक्सप्लेन द एलिजिड इन्फ्रिंजमेंट। सिर्फ ये लिख देना आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं सफिशिएंट नहीं होता। नोटिस में क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि रेसिपिएंट ने ऐसा क्या एक्ट किया है जो एलिजिडली सेंडर के लीगल राइट्स वायलेट करता है। फैक्ट्स जितने स्पेसिफिक होंगे, कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव होगी। फिफ्थ, लीगल बेसिस। उसके बाद एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस और लीगल बेसिस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेक्शंस कोट कर देना काफ़ी नहीं होता। ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि फैक्ट्स और लॉ का कनेक्शन क्या है और इन्फ्रिंजमेंट का एलिगेशन किस रीजनिंग पर बेस्ड है। सिक्स्थ, रिलीफ ऑफ डिमांड्स। नोटिस का ऑब्जेक्ट सिर्फ कंप्लेन करना नहीं होता। आखिर अगर आप किसी को नोटिस भेज रहे हैं तो कुछ मोटिव होगा कि वो क्या कंप्लाई करे बदले में। इसमें क्लियरली मेंशन किया जा सकता है कि सेंडर रेसिपिएंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे एलिजिडली इन्फ्रिंजिंग यूज डिसकंटिन्यू करना, इन्फ्रिंजिंग मटेरियल रिमूव करना, फ्यूचर यूज से रेफ्रेन करना या मैटर के फैक्ट्स के हिसाब से कोई और अप्रोप्रिएट करेक्टिव स्टेप लेना। हर डिमांड रीजनेबल, प्रोपोर्शनेट और लीगली सपोर्टिव होनी चाहिए। सेवेंथ, रीजनेबल टाइम टू रिस्पॉन्ड। नोटिस में रिस्पॉन्स के लिए रीजनेबल टाइमलाइन दी जा सकती है। हर डिस्प्यूट की अर्जेंसी अलग होती है, इसलिए ब्लाइंडली इंटरनेट से टाइमलाइन को कॉपी करना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। नाउ एट्थ, प्रोफेशनल क्लोजिंग। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो सेंडर अवेलेबल लीगल रेमेडीज रिजर्व कर सकता है, लेकिन अननेसेसरी थ्रेट्स, एग्जिगरेटेड लैंग्वेज या अनरियलिस्टिक क्लेम्स अवॉइड करनी चाहिए। एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड नोटिस फैक्ट्स, लॉ और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस मेंटेन करता है। याद रखिए, सीज एंड डिसएस नोटिस सिर्फ एक वार्निंग लेटर नहीं होता। कई बार ये फ्यूचर लिटिगेशन की फाउंडेशन भी बन सकता है। इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड लीगल प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अगर आपको सीज एंड डिसएस नोटिस रिसीव हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति गुप्ता, and do like, follow and subscribe this channel. Thank you.